हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेजिनेशन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पेजिनेशन होता क्या है, देन इसको यूज कैसे करेंगे हम स्प्रिंग बूट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट्स करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सॉल्यूशंस हम ज़रूर बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कोड आपको मिल जाए तो हमारे गिटहब चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गिटहब का लिंक हमारे पेज के यूट्यूब चैनल के होम पेज पे है। यहाँ पे आके हमारे गिटहब चैनल को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में आपको कोड मिल जाएगा, आप कोड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कोड है आप देख सकते हैं आराम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पेजिनेशन होता है क्या है। तो एक प्रोग्राम हम बना के रखे हैं आपके लिए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया है तो यहाँ पे एक हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बना के रखें। जो भी कोड इसमें लिखे हम सब कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है स्प्रिंग बूट के प्रोग्राम्स के बारे में, स्प्रिंग बूट में हम कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है स्प्रिंग बूट के बारे में, तो पहले आप थोड़ा सा स्प्रिंग बूट के बारे में एक कोई वीडियो देख लीजिए। देन उसके बाद आप इस पे आ जाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो इसको समझते हैं कि पेजिनेशन होता क्या है, कहाँ पे यूज करने वाले हैं। होता क्या है, जब भी आप डाटाबेस में आइएगा और डाटाबेस में आप रिकॉर्ड देखिएगा, जैसे एक स्टूडेंट टेबल हमारे पास है और उस टेबल्स में अगर हम रिकॉर्ड देखना चाहें तो बहुत सारे रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारे टेबल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत रिकॉर्ड है। अगर इन सब रिकॉर्ड को हम देखना चाहे अपने वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे, यहाँ पे तो हम बहुत कम ही डाटा को स्टोर करके रखें। लेकिन हो सकता है जब हम रियल टाइम में कोई एप्लीकेशन बनाए तो हमारे पास लाखों में डाटा हो सकता है। तो अगर लाखों और करोड़ों में डाटा है तो हम उसको एक ही पेज पे एक साथ शो नहीं करना चाहेंगे। उसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे करके कम कम पेज पे हम शो करना चाहते हैं। जैसा कि अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं, कि ईमेल में ऐसा होता होगा कि 50 रिकॉर्ड एक बार दिखता होगा, 50 रिकॉर्ड एक बार आपको दिखता होगा। नेक्स्ट बटन होता था, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 50 रिकॉर्ड दिखता था। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पेजिनेशन का यूज़ करेंगे। इसी को हम लोग पेजिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम पेजिनेशन यूज़ करेंगे और 50 रिकॉर्ड है हमारे पास, और 50 रिकॉर्ड को जब हम देखेंगे तो 50 रिकॉर्ड को एक साथ ना देख के हम क्या करेंगे, इसको 10 के मल्टीपल्स में देखेंगे। एक पेज पे हम लोग 10 ही रिकॉर्ड दिखाएंगे, नेक्स्ट बटन दे देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो 10 रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग शो करेंगे। ठीक है, यही होता है पेजिनेशन। तो इसको हम बना के रखे हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्लिक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक पे क्लिक किए, डाटाबेस में हमें आपको दिखा है कितने रिकॉर्ड थे, टोटल 50 रिकॉर्ड थे। बट जब हम अपने पेज पे इसको एग्जीक्यूट करके हम शो करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड हमें एक बार में यहाँ पे दिखा है। और जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड दिख रहा है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगेन 10 रिकॉर्ड दिख रहा है। फिर से अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अगेन 10 रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है। और जैसे हम प्रीवियस पे क्लिक कर रहे हैं तो पीछे का जो 10 रिकॉर्ड था वो दिख रहा है मुझे। मतलब मुझे एक पेज पे सिर्फ और सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड दिख रहा है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम 10 रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं, 5 रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं, 20, जितने भी रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं एक पेज पे, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। और डाटाबेस से वो पूरा रिकॉर्ड फैच करके करने की वजह वो क्या सिर्फ और सिर्फ उतना रिकॉर्ड को ही शो करेगा जितना रिकॉर्ड हम चाहते हैं कि देखें। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पेजिनेशन, यही होगा पेजिनेशन। तो स्प्रिंग बूट के लिए स्पेशल रिपोजिटरी है पेजिनेशन के लिए, हम उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम जेपीआई रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं तो हम बहुत आसानी से पेजिनेशन को अचीव कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पेजिनेशन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे अचीव करेंगे और क्या क्या चीज़ें होगी जो स्प्रिंग बोट में हम यूज़ करेंगे, ताकि हम आगे का काम कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लें। क्योंकि अगर हम पूरे रिकॉर्ड को डाटाबेस से लेके आएंगे और अपने वेबसाइट पे शो करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड को शो करना शायद हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो उसको हम क्या करेंगे, पेज में तोड़ तोड़ के आराम से इसको शो कर सकते हैं।
एक एक पेज में ब्रेक कर देंगे और आराम से इसको शो कर सकते हैं। हमारे लिए भी आसानी होगा और शायद इसका व्यू भी अच्छा मिलेगा। जैसे कोई बड़ा स्टोरी होता है तो उसको हम अलग अलग पेज में लिखते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को अलग अलग पेज में तोड़ेंगे, देन उसको हम अचीव करेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। स्प्रिंग बूट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और स्प्रिंग बूट के साथ अगर हम पेजिनेशन करना चाहते हैं तो इनबिल्ट लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो मैनुअली भी कोड लिख सकते हैं, पर जब स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है तो हम इसके साथ देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करने वाले। तो आउटपुट तो आपने देख लिया है कि आउटपुट कैसे काम कर रहा है। अब ज़रा इसके हम बैकएंड की तरफ देखते हैं कि क्या क्या कोड लिखे हैं कि जो ये चल रहा है इस तरह से, और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक, इसका जो भी कोड है हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे। आप गिटहब से बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना। हालांकि कोड हम यही एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यू पे आना है और स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पता है कि स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग को क्रिएट करना होता है। या अगर नहीं पता इसके बारे में तो एक काम कीजिए, मेरा दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बारे में हम डिस्कस किए कि स्प्रिंग बूट का पहला प्रोजेक्ट कैसे रन करना है इसमें। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देंगे अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रेडल की जगह पे मैवन सेलेक्ट कीजिएगा। मैवन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके साथ भी आप चल सकते हैं, बट डिपेंडेंसी वहाँ पे थोड़े अलग तरीके से लगाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भी क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या होता है नहीं होता उस वीडियो हम डिस्कस किए, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अगर स्प्रिंग बूट में आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो अगर आप कौन सा डाटाबेस यूज़ करना चाहते हैं उसका डिपेंडेंसी आपको सिलेक्ट करना है। सपोज इस प्रोजेक्ट में हम माइस्क्यूएल यूज़ किए हैं तो हम माइस्क्यूएल सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जेपीआई रिपोजिटरी को यूज़ करना चाहते हैं तो स्प्रिंग डाटा जेपीआई डिपेंडेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम एमबीसी को यूज करना चाहते हैं, स्प्रिंग बूट एमबीसी को, इसके लिए एमबीसी को सेलेक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा मुझे स्प्रिंग वेब, जो स्प्रिंग बूट एमबीसी को सेलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी कोड लिखें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो हम इसके लिए देव टूल्स को यूज कर लेंगे, स्प्रिंग बूट देव टूल्स। ठीक है, और हम चाहते हैं कि गेटर सेटर भी हम नहीं बनाए, ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमें पता है कि लोम्बोक एपीआई को यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको भी ऐड कर लेते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इन सबको इसमें हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और कुछ बच गया, शायद हम सब लगा लिए, बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर से रिटर्न बैक आके इसमें लगा लेंगे। ठीक है, और फिर इस पर क्लिक कर देगा तो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। और इसके अलावा कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगाना, तो आपको इसके अलावा अगर जेएसपी यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग जेएसपी यूज़ किए, अगर आप थीमलिप यूज़ करना चाहते हैं तो उसका डिपेंडेंसी आपको लगाना होगा एक्स्ट्रा में। अगर आप जेएसपी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जेएसपी का जो डिपेंडेंसी है उसको लगाना। तो अगर आप जेएसपी का डिपेंडेंसी सर्च कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कीजिएगा क्या, आप इसके pom.xml में आ जाइएगा और वहाँ एम्बियन डिपोजिटरी पे आ जाइएगा। एम्बियन डिपोजिटरी पे सभी डिपेंडेंसी मिल जाते हैं। तो एम्बियन डिपोजिटरी पे आपको करना क्या है, सर्च कर लेना है टॉमकेट जैस्पर। जैसे ही टॉमकेट जैस्पर सर्च कीजिएगा तो आपको उसका डिपेंडेंसी मिल जाएगा। हालांकि अगर आप हमारे गिटहब पेज पे जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको इसका डिपेंडेंसी मिल जाएगा, हम पूरा प्रोजेक्ट ही आपको वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये टॉमकेट जैस्पर डिपेंडेंसी आप लगा लीजिएगा इसमें, जैसा कि हम भी यहाँ पे लगा चुके हैं कि टॉमकेट जैस्पर डिपेंडेंसी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्जन ऐड नहीं करते हैं। स्प्रिंग बूट वर्जन ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है, तो वर्जन हम ऐड नहीं करेंगे, बस डिपेंडेंसी लगा देंगे। उसके बाद आपको अगर JSTL यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, JSP स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो डिपेंडेंसी लगाना है। एक JSTL API जो कि हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी मुझे चाहिए होगा। इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन प्रोवाइड करता है, तो JSP JSTL जो ग्लासफिश डॉट वेब जो है ये प्रोवाइड करता है, तो हम इस डिपेंडेंसी को भी लगा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों डिपेंडेंसी को लगाने के बाद मेरा डिपेंडेंसी का काम खत्म हो चुका है, जो भी डिपेंडेंसी हमें ज़रूरत थी वो लगा चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन से क्लासेस। तो जब भी आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आपके सामने में क्लास क्रिएटेड रहेगा जिसमें स्प्रिंग बूट एनोटेशंस लगा ही होगा जब भी क्रिएट करते होंगे।
तो मुझे इस क्लास को नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना। आप चाहे तो क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं, कुछ काम का नहीं। हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको रहने देते हैं। इसके बाद मुझे करना क्या है, एक एंटिटी क्लास बनाना है। एंटिटी क्लास कौन सा? जो एंटिटी क्लास होगा हमारा डाटाबेस से रिलेटेड या फिर जैसा हम टेबल बनाना चाहते हैं। एंटिटी क्लास, अगर आप हाइबरनेट पढ़े हैं या फिर जेपीए के बारे में जानते हैं तो एंटिटी क्लास के बारे में आप जानते हो। हम एंटिटी एनोटेशंस के थ्रू बता दिए कि एंटिटी क्लास है। साथ ही साथ हम एक डाटा एनोटेशंस लगा दिए जो कि गेटर और सेटर लगाने का काम करेगा, जो लेम्बो एपीआई के अंदर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और इसके अंदर में हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, रोल नंबर, नेम, ईमेल, तीनों डिक्लेयर किए हैं। और हमें पता है कि जब भी हम स्प्रिंग बूट डाटा जेपी यूज़ करते हैं फिर हाइबरनेट यूज़ करते हैं तो मुझे एक को प्राइमरी की बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिए हैं, ठीक है। तो एंटिटी क्लास में हम कुछ भी किए नहीं, समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं रिपोजिटरी इंटरफेस के बारे में। तो मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस बनाना होगा। क्यों बनाते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी इंटरफेस? क्योंकि यही मैनेज करने वाला है यहाँ पे। जेपीए रिपोजिटरी को हम लोग यूज करेंगे, जो अपना रिपोजिटरी है उसको एक्सटेंड कर देंगे जेपीए रिपोजिटरी को, और यही प्रोवाइड करेंगे हमें उन सब मेथड्स के बारे वो सारे मेथड्स यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, जो सब मेथड्स को हम यूज़ करना चाहते हैं और डाटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे? अपना एंटिटी क्लास, और मेरे एंटिटी क्लास के अंदर में जो प्राइमरी की है उसको हम यहाँ पे पास कर दें, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एनोटेशंस लगा सकते हैं रिपोजिटरी का, बट हम नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। तो बेटर यही है कि अगर नहीं लगाना पड़ रहा है तो हम स्किप कर देते हैं इसको और चलते हैं अपने सर्विस लेयर पे। सर्विस लेयर पे हम क्या करते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे, बट हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट रिपोजिटरी लेयर को एक्सेस ना करें, हम सर्विस लेयर के थ्रू एक्सेस करें। थोड़ा सा सिक्योरिटी हम अचीव कर लेंगे, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो सर्विस लेयर एक हम बना लिए जहाँ पे हम रिपोजिटरी जो बनाए थे, हम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, जो ऑटो वायरिंग के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, जो मेरा स्प्रिंग बूट का कंटेनर इंजेक्ट करके दे देगा। और हम क्या किए यहाँ पे, इसके पास एक मेथड है फाइंड ऑल मेथड, और फाइंड ऑल मेथड को पेजेबल का ऑब्जेक्ट चाहिए था। और पेजेबल क्या है, एक इंटरफेस है, तो हम इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस का अगर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? तो अगर आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो एक तरीका हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्ट कौन प्रोवाइड करता है उस मेथड को हम लोग कॉल कर लें। तो इसका ऑब्जेक्ट एक पेज रिक्वेस्ट हमारे पास क्लास है, उसके पास स्टैटिक मेथड है हमारे पास ऑफ मेथड, जो क्या करता है पेजेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। इसको चाहिए क्या होता है कि कितना पेज से स्टार्ट करना है और कितना साइज चाहिए। पेज नंबर क्या बताएगा यहाँ पे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज करते हैं हम लोग कि हमें पेज रिक्वेस्ट, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे टोटल 50 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो 50 रिकॉर्ड है तो आपको कहाँ से रिकॉर्ड चाहिए, टोटल पेज कितना बनेगा, उसमें से कौन सा पेज आपको चाहिए वो यहाँ पे मुझे बताना होता है। तो पेज बताएंगे, तो पेज साइज समझना है, पहले हम साइज बताते हैं आपको। साइज क्या होता है? साइज यहाँ पे क्या बताएगा कि अगर हमारे पास 50 रिकॉर्ड है तो 50 रिकॉर्ड में से कितने रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो 50 रिकॉर्ड है, सपोज हम चाहते हैं कि मुझे 10 का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड साइज में दे देंगे कि मुझे एक बार में 10 ही चाहिए। तो अगर एक बार में हम यहाँ पे 10 दे दिए हैं, साइज में 10 दिए हैं, तो अब होगा क्या, तो टोटल कितने पेज बने? टोटल 5 पेज बन जाएंगे, क्योंकि 50 रिकॉर्ड है हमारे पास और 10 का हमको पेज पे साइज चाहिए, तो टोटल 5 पेजेज बन गए। तो अब यहाँ पे हम पेज में क्या देंगे कि कौन सा नंबर पेज आपको चाहिए। 5 पेज हुआ तो 0 से 4 तक चलेगा मेरा, तो 0 नंबर पेज चाहिए, 1 नंबर पेज, कौन सा पेज आपको चाहिए वो यहाँ पे मुझे बताना होता है। पेज में हम वो चीज़ पास कर दें। तो ये तो मुझे नहीं पता वहाँ अभी कहाँ पे पता होगा, तो ये तो मेरा रिक्वेस्ट आने वाला है फ्रंट इन तरफ से, जो मेरा वेब पेज से रिक्वेस्ट आने वाला है। तो हम एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं, हम रिक्वेस्ट लेके आएंगे फिर करेंगे। तो जो भी पेज में आएगा वो चीज़ हम पेज रिक्वेस्ट के थ्रू पास कर देंगे और मुझे यहाँ पे पेजेबल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वो जो पेजेबल का ऑब्जेक्ट है ये हम यहाँ पे दे देंगे, और जैसे ही पेजेबल का ऑब्जेक्ट दिए इसको, ये वो रिकॉर्ड को फाइंड करके मुझे दे देगा, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड था मुझे मिल चुका है। अब क्या हुआ, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी ने क्या किया, स्टूडेंट ये पेजेबल का ऑब्जेक्ट जैसे ही गेट किए फाइंड ऑल मेथड में, ये पेज का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और यहाँ पे हम क्या किए हैं, जेनरिक कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दिए कि स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला। कैसे पता किया इसने, तो हम रिपोजिटरी क्लास में ऑलरेडी बता चुके थे कि मेरा एंटिटी क्लास कौन सा है, स्टूडेंट क्लास। सर्विस लेयर शायद समझ आ गया होगा कि क्या किया। अब बच जाता है मेरा कौन सा, कंट्रोलर लेयर, कि कंट्रोलर में हम क्या किए। तो जब भी हम स्प्रिंग एमबीसी की बात करते हैं, हम कंट्रोलर लेयर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कंट्रोलर लेयर।
तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रिक्वेस्ट होता है हम इंडेक्स पेज पे इसको रिटर्न कर दिए क्योंकि index.jsp, और वहीं पे हम जो क्लिक का ऑप्शन दिए थे यहीं पे दिए हुए थे। तो सपोज करते हैं हम चलते हैं अपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आया वो इंडेक्स वाले पेज पे आया, और जैसे हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो बताते हैं क्लिक पे क्या होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं index.jsp पे, तो वो मिल जाएगा कहाँ पे मुझे, SRC के अंदर में, मेन के अंदर में एक वेब ऐप फोल्डर है, इसके अंदर में index.jsp। यहाँ पे हम एक एंकर टैग लिया है जहाँ पे हम क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एचडीएफ में हम बताते हैं कि कहाँ पे जाना है। तो ये स्टूडेंट्स वाले पे चले जाएंगे, और जैसे ही स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कौन सा होगा हमारा, स्टूडेंट यूआरएल तो है नहीं यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट कंट्रोलर्स के अंदर में हम बना रखे हैं। तो स्टूडेंट वाले पे ये वाले मेथड्स को ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम क्या किए, जो रिक्वेस्ट पैराम है, पेज हम रखे हैं एक, और दूसरा रखे हैं यहाँ पे हम साइज। तो साइज हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 कर दिए, और पेज नंबर फर्स्ट बार जब रिक्वेस्ट आए तो हम 0 कर देते हैं कि 0 से स्टार्ट करना है। अगली बार जब आएगा तो अगर पेज में हम कोई साइज दे के भेजते हैं वहाँ से तो उसको वो शो करेगा, और अगर नहीं दे के भेजते हैं तो डिफ़ॉल्ट साइज के साथ वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, गेट मैपिंग रखें क्योंकि एंकर टैग के थ्रू आने वाला है। इसके बाद हम किए क्या यहाँ पे, तो हम जो पेज था वो वहाँ से फाइंड मेथड को कॉल किए थे। तो स्टूडेंट सर्विस मेथड में गेट स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, स्टूडेंट सर्विस में भी हम बनाए थे गेट स्टूडेंट मेथड, जो मुझे पेज स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसको जो सिंपल सा मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू हम रिटर्न कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा रिटर्न कर दिए कहाँ पे, व्यू पेज पे, और व्यू पेज मेरा कौन सा, स्टूडेंट लिस्ट, और इसका हम प्रीफिक्स फिक्स कर दिए हैं, और पोस्ट फिक्स फिक्स किए हुए हैं कहाँ से, तो हम फिक्स किए हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू। यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी सेट करना होता है वो सारे प्रॉपर्टी को यहीं पे सेट करते थे हम। मिनट, स्टूडेंट डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम क्या सेट कर लिए, गलती से वो डिलीट हो गया था तो ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे हम अपने डाटाबेस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो सेट कर चुके हैं, साथ ही साथ हम सफिक्स भी लगा दिए हैं कि जेएसपी हम यूज़ करने वाले हैं तो ये होगा। अब चाहे तो फिर फिक्स लगा के फोल्डर डिनोट कर सकते हैं किस फोल्डर में ये है। बाय डिफ़ॉल्ट वेब ऐप्स के अंदर में ही है, तो वहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से स्टूडेंट कंट्रोलर्स की तरफ, और यहाँ पे फिर हम वो फाइंड करके पहुँच गए कहाँ पे, स्टूडेंट लिस्ट जीएसपी पेज पे, और स्टूडेंट लिस्ट जीएसपी पेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ थोड़ा सा CSS हम ऐड किए हैं, CSS को स्किप करते हैं और काम की बात करते हैं। सिंपल सा एक टेबल हम बनाए हैं, और टेबल्स के अंदर में हेडर दिए हैं रोल नंबर, नेम और ईमेल, जो हमें वहाँ पे अभी शो हो रहा था। जिसने क्लिक पे किए थे, एक मिनट, क्लोज कर दिए थे, इसको रन कर लेते हैं फिर से। तो रोल नंबर, नेम और ईमेल, ये तीनों चीज़ दिए थे, तो ये हम टेबल के हेडिंग में डाल चुके हैं। तो टेबल्स के हेडिंग में हम लोग डाल चुके हैं इसको। ठीक है, टेबल हेडिंग में डाल दिए। देन इसके बाद टेबल बॉडी में हम क्या करेंगे, रो जनरेट करेंगे, और रो हम डायनामिक जनरेट करने वाले हैं, जिसमें हम JSTL को यूज़ किए, जहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज़ किए। JSTL के थ्रू बहुत आसान होता है। आइटम्स में हम डिनोट करते हैं कि कौन से आइटम से हम कंटेंट लेने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट पेज को यूज़ किया। कौन सा ये स्टूडेंट पेज, तो जो हम स्टूडेंट कंट्रोलर से रिटर्न किए थे, यहाँ पे जो हम स्टूडेंट कंट्रोलर से रिटर्न किए थे स्टूडेंट पेज, इसी को यूज़ किया। इस स्टूडेंट पेज के अंदर में अलग अलग मेथड्स हैं, हम यहाँ पे डिनोट करके आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट पेज डॉट गेट कंटेंट, जो गेट कंटेंट मेथड है वो कंटेंट को रिटर्न करता है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट का लिस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखे। कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप लिस्ट के बारे में पढ़े होंगे, वही यहाँ पे रिटर्न करता है। तो हम किए कहा JSP पेज पे, तो सिंपल हम क्या किए, कंटेंट को कॉल कर लिया। अब हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं मेथड का नाम बिना लिखे हुए। डायरेक्ट उसको एक्सेस बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गेट रोल नंबर ना लिख के हम सीधा वेरिएबल्स का नाम लिखें और वो रिटर्न कर दिया। ऐसे ही हम कंटेंट लिखें, यहाँ पे वो कंटेंट मिल जाएगा, और ये मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और वो वेरिएबल्स में हम स्टूडेंट को रख लेते हैं, एक एक करके निकालते जाएंगे, हम उसको प्रिंट करते जाएंगे।
तो स्टूडेंट से हम रोल नंबर, नेम, ईमेल फिर गेट करते गए, जैसे कि हम लोग वेरी लिस्ट में करते थे। कलेक्शन फ्रेमवर्क में ये सब पे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किए होंगे, तो ये तो रिकॉर्ड दिखा देगा। बट जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, उसके लिए भी मुझे कोड लिखना हो। तो हम किए क्या इसके लिए, पहले तो टेस्ट किए कि कंटेंट है या नहीं है। अगर कंटेंट ही नहीं है तो फिर नेक्स्ट या प्रीवियस दिखा के कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम JSTL में इफ़ के थ्रू भी चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, या फिर आप जावा के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, बट वो कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और JSTL हमारे लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जो आसान होता है हमारे लिए, तो यहाँ पे हम यूज़ किए। यहाँ पे हम टेस्ट कीवर्ड्स के थ्रू चेक करते हैं। और एनोटेशन एक्सप्रेशन लैंग्वेज में क्या किया हम, स्टूडेंट डॉट पेज के पास एक मेथड है, हैज कंटेंट मेथड। आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोलर क्लास के अंदर से भी आप हैज कंटेंट मेथड को चेक कर सकते हैं कि इसके पास हैज कंटेंट मेथड है। हैज कंटेंट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। ये चेक करेगा कंटेंट है कि नहीं, और अगर कंटेंट है तो आगे का काम करना है मुझे, और कंटेंट ही नहीं है तो फिर आगे का काम नहीं करना। आगे करना क्या है, चेक करना है। अगर सपोज हम प्रीवियस को शो करना चाहते हैं, प्रीवियस बटन अगर शो कर देंगे तो बार बार क्लिक करेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो हम चेक कर रहे हैं हैज प्रीवियस के थ्रू कि क्या प्रीवियस में कोई डाटा है। तो अगर प्रीवियस में डाटा है तो हम प्रीवियस बटन को शो करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं शो करेंगे। अगर नेक्स्ट में है तो अगर नेक्स्ट में डाटा है, हैज नेक्स्ट क्या बताएगा कि डाटा है नेक्स्ट में या नहीं। अगर नेक्स्ट में डाटा है तो हम इस बटन को शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब जरा डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे लिखे क्या है href में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि href में क्या देंगे, हम लोग URL देंगे, या फिर हम लोग वो देंगे कि कहाँ पे किस लोकेशन पे मुझे जाना है। तो लोकेशन क्या मुझे चेंज करना है, जो मेरा लोकेशन था वही रहना है। तो इसीलिए हम स्लैश लगा दिया आगे में कि लोकेशन मेरा वही रहने वाला है। और यहाँ पे क्या करना है, किस URL पे आपको जाना है, तो स्टूडेंट्स URL पे जाना है, जैसा कि हम लोग पीछे भी बताए थे। बट वहाँ पे हमको करना क्या है, वहाँ पे पेज में वैल्यू को सेट करना है। और पेज में वैल्यू क्या सेट करना है, अगर हम 0 सेट कर दिए तो फर्स्ट पेज शो होगा, 1 सेट किया तो सेकेंड पेज, 2। लेकिन शो क्या करना है, तो हम क्या किए, गेट पेज नंबर के थ्रू एक इसके पास मेथड है, गेट पेज नंबर मेथड दिखा रहे हैं आपको अभी। गेट पेज नंबर, गेट नंबर मेथड है जो बताता है कि करेंट पेज क्या है। ठीक है, तो जो करेंट पेज होगा मेरा, अगर हम प्रीवियस पे क्लिक कर रहे हैं तो जस्ट प्रीवियस वाला शो होना चाहिए। तो जो करंट मेथड था हमारे पास, ये करंट पेज था हमारे पास, उससे एक कम के करके हम शो कर दिए। ठीक, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो पेज है मेरा उसमें एक ऐड करके शो कर देंगे। यहाँ पे हम पेज में वो वैल्यू पास कर देंगे जो शो होने वाला। आप चाहे तो पेज साइज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितना हमको शो करना है, हर बार कितना शो करना है। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको 10 ही लेके जाना है। और अगर हम वहाँ से नंबर पास नहीं भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से ही हमेशा स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि सही से काम कर रहा है क्या, जो कि हम लोग पहले ही करके देख चुके हैं। जैसे ही शुरुआत में आया ये, तो अभी हुआ क्या, तो अभी तो इसके प्रीवियस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब प्रीवियस में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो प्रीवियस बटन शो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इफ़ के थ्रू वहाँ पे चेक कर रहे हैं प्रीवियस में रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक किए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट वाले रिक्वेस्ट पे गया, और यहाँ पे हम पेज का साइज 1 बताएं तो 1 वाले पेज को लेके आ गया। 0 पहले से हो रहा था, 1 वाले पे। साथ ही साथ अभी प्रीवियस में डाटा है, प्रीवियस वाला पेज है, तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस बटन भी शो हो रहा है। नेक्स्ट भी है तो नेक्स्ट भी शो हो रहा है। और जब नेक्स्ट खत्म हो जाएगा, सपोज लास्ट रिकॉर्ड पे हम पहुँच चुके हैं, अब इसके आगे कोई नेक्स्ट पेज नहीं है, तो अगर इसके आगे कोई नेक्स्ट पेज नहीं है तो नेक्स्ट वाला बटन अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम नेक्स्ट पेज को या फिर नेक्स्ट बटन जो था मेरा उसको किसके अंदर रखे थे, हम इफ़ के अंदर रखे थे कि अगर नेक्स्ट पेज है हमारे पास तो उसको शो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग पेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं, और बहुत आसान होगा हमारे लिए अगर हम पेजिनेशन को यूज़ करें तो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि पेजिनेशन क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि ये कोड हम लाइव लिख के दें, तो इसके लिए आप एक कमेंट कर दीजिएगा। पूरे डिटेल्स में फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सब कोड हम लाइव में लिख के देंगे। अभी इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसमें अगर हम ये सारे कोड टाइप करते तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप बोर हो जाते देखते देखते, इसीलिए हम कोड पहले से लिख दिए और बस उसको एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करते हैं फिर भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है कि कोई भी चीज़ हम क्यों यूज किए यहाँ पे, आप ट्राई कर रहे हैं आपको एरर आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।